बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम के लिए जिस टॉपिक को चूज़ किया है वो आजकल तकरीबन हर दूसरे शख्स की ज़बान पे भी है और इस हवाले से बहुत सारी मालूमात आप और हम लोग सब ढूंढते भी रहते हैं जहाँ जहाँ हमें मिलती हैं। हमने आजकल सबकी ज़बान पे ये सुना है कि भाई मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है। ठीक है, मुल्क हमारा जो है वो टेक्निकली जो है वो महंगाई इतनी अरूज पे पहुंच चुकी है, बेरोज़गारी इतनी अरूज पे है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टेक्निकली जो है वो मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है। और कुछ लोग इस पे इस तरह बहस कर रहे हैं कि क्या किसी मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने या डिफ़ॉल्ट होने के करीब होने के बाद से भी तरक्की का सफ़र शुरू किया जा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात जो आज हम अपने प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाने वाले हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सैयद उबैद शाह साहब जो कि तजज़ियाकार हैं। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ओपिनियन क्या है इस हवाले से? क्या वाकई हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने वाला है, या जिस तरह कल इसहाक डार साहब ने कहा कि हमारा मुल्क कभी डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, हमने मुल्क को श्रीलंका बनने से बचा लिया है? कि आपकी भी कुछ ऐसे ही विचार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई देखें, कभी वाली बात तो नहीं की जा सकती। ये तो इंसान के एक्शंस और उसके नताइज जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। या मुल्क जो है या उनकी हुकूमतें कैसे बिहेव करती हैं, ये बात उनके मुस्तक़बिल से जुड़ी होती है। तो कभी भी नहीं हो सकता का तो मतलब ये है कि जैसे आप ये कहें कि मछली जो है वो कभी उड़ नहीं सकती हवा में, तो ठीक है, वो तो फितरी उसूल है, नहीं उड़ेगी। लेकिन मुल्क तो डिफ़ॉल्ट कर सकता है अगर मुल्क सही से ना चलाया जाए। तो कभी वाली बात तो कोई तबसरा जज्बाती बात है। तो इससे ख़राब क्या चलाया जाएगा, मुझे बताएं ना, गुज़श्ता कुछ सालों से जो हम देख रहे हैं सब। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है कि देखें, ये एक अलमिया है कि हमारे जो भी हुकूमत आती है ना, वो अपनी कारकर्दगी के बजाय पिछली की जो नुकाइस होते हैं उनकी बुनियाद पर अपना डेवलप करती है नैरेटिव। अब यहाँ जो हुकूमत 8 महीने से पीडीएम की या 9 महीने से है, 13 जमातों की मुश्तरका हुकूमत है, वो सारी इक़्तिदार की लाइन में लगी हुई हैं, लेकिन वो मुस्तकिल वो पिछली हुकूमत को गालियाँ दिए ही चली जा रही है। उनका इसके अलावा कोई और मशगला नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि आप देखें पाकिस्तान पर इस वक्त जो आज की तारीख़ है उसमें 62,000 अरब रुपए का कर्जा है, यानी $274 बिलियन। तो इसमें 25,000 अरब तो सिर्फ 3.5 सालों के इमरान खान साहब के हैं। मगर वो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी तादाद में कर्जे उतारे भी हैं उन 25,000 को लेके। तो आपके लिए वो कर्जे हमने उतारे भी हैं, वो ये भी कहते हैं। तो कर्ज उतारने के लिए नया कर्ज ले रहे थे, तो इससे बड़ी अक्लमंदी क्या हो सकती थी? अब देखें, नहीं लेंगे तो डिफॉल्ट हो जाएगा। नहीं तो उनका काम था वो कोई आउट ऑफ बॉक्स सोचते ना। अगर वो कर्ज उतारने के लिए नया कर्ज ना लेते तो कोई कमाल होता ना। कर्ज लेके ही कर्ज चुका दिया तो कमाल क्या किया? उबैद भाई, मैं कोई इतना ज़्यादा हमायती नहीं हूँ उस गवर्नमेंट का, मगर ऑनेस्टली मुझे एक बात बताएं, जिस तरह अभी ये हुकूमत आई है और सैलाब आ गया, ठीक है, ये एक नया चैलेंज नहीं था क्या? क्या ये हुकूमत अपने जब आई थी इक़्तिदार में तो आने से पहले सैलाब का सोच के तो नहीं आई थी ना कि हमने इससे लड़ना है, मगर वो सारा कुछ पसे पर्दा हो गया और सैलाब के साथ निपटना शुरू हो गए। उस गवर्नमेंट को वो चैलेंज आया जो जब से पाकिस्तान बना है तब से इतना बड़ा चैलेंज नहीं आया, और वो ये था कोविड का। 2 साल के लिए सब कुछ बंद हो गया, ठीक है, उसकी एड आई पूरी दुनिया में, वो पूरी दुनिया से पैसा आया, मगर ये कितना बड़ा एक चैलेंज था उन लोगों के लिए भी। फिर आपके पास वो आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुल्क में जंगल का कानून है, मेरे साथ जो है वफाकी और जो सूबाई इदारे हैं वो ताउन नहीं कर रहे, मेरे खिलाफ कत्ल की जो है वो साजिश हुई है और मेरे साथ कोई ताउन नहीं कर रहा। ये आज ऐसा नहीं लग रहा कि बेख्तियार, ये पहले भी इनके पास उस दौर में भी यही कहते थे कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई चीज़ महंगी करता था कहते माफिया वाले हैं, मेरे इख्तियार से बाहर है। तो इतनी कमज़ोर हुकूमत से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखें, खान साहब के बारे में अगर बात करें ना, वो तो उनके पिछले बयान आप उठाएं जब वो हुकूमत में थे, तो वो यहाँ तक जब वो अमेरिका में गए उन्होंने वहाँ एक जलसा किया और वहाँ उन्होंने खिताब में कहा कि मैं जाके नवाज शरीफ का अभी जेल से एसी निकालूंगा। वो सारे इख्तियार उनके पास थे, वो धमकियां देते थे, भड़के लगाते थे, दिन में 3 दफ़ा कहते थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। ठीक है, अब वो कहते मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, मैं कहाँ कुछ कर सकता था, मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं। और वो कहते हैं जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि जी इकोनॉमी ठीक करो, एहतसाब को छोड़ो। तो बात भी सही है, आपने इकोनॉमी पे किया क्या? आपने आपको अगर वो ये कहते थे
तो एहतिसाब का मामला तो अदालतों के सुपुर्द था ना, अदालतों ने फैसले करने थे, ट्रायल करने थे, फिर सजाएं देनी थी। आप वाकई इकोनॉमी ठीक करते, करके दिखाते। बिल्कुल ठीक है। तो अपनी एक गलती को, अपनी एक कमज़ोरी को वो अपनी जो है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट बताते हैं, तो अब उनका क्या आप कर सकते हैं। फैक्चुअली पोजीशन ये है कि अभी जो आज के हालात हैं इनमें आप बात करें, 620 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा पीएसओ का हो चुका है कल तक। यानी पीआईए ने पीएसओ के 23 अरब रुपए देने हैं, नहीं है पीआईए के पास। क्यों नहीं है? नहीं है, टिकट भी नहीं है, महंगी भी है, बाकी फ्लाइट एयरलाइन से इनके पास मिसमैनेजमेंट, लॉसेस। तो इसको अगर नहीं संभाल सकते तो हाथ उठा लें सरकार के, भाई हमें ये, हमारी इतनी औकात नहीं है, हम नहीं संभाल सकते, कोई इदारा नहीं चला सकते हम लोग। मगर तो प्राइवेट इदारा आता है वो बिजनेस करता है, जो सरकार का इदारा होता है वो नुकसान कर जाता है, हड्डियों से हमारे निकलता है, हमारे बच्चों के निकलता है। 800 अरब रुपए का नुकसान करती हैं सरकारी कॉरपोरेशंस। इमरान खान साहब ने 3.5 साल में क्या किया उन कॉरपोरेशंस के लॉसेस खत्म करने के लिए? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, इसी तरह आप देखिए पेंशन के जो बेनिफिट्स हम देते हैं ना, 1100 अरब रुपए पे चले जाते हैं वो, 1100 बिलियंस। इस मुल्क का खजाना जो है वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि, और पेंशनों में बेतहाशा करप्शन है, लोग मर गए हैं उनकी पेंशन जा रही हैं, जाली पेंशन जा रही हैं, बिलियंस का फ्रॉड है इसमें, ठीक है ना। ये भी खजाने पे बोझ है, कुछ भी नहीं ठीक किया। मगर उबैद भाई, जब ये बजट में इन्होंने पेंशन में इजाफा नहीं किया था, ठीक है, सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में जब इजाफा नहीं किया था, तो उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे सारे लोग हुकूमत को खा जाएंगे, इस कदर उन पे गुस्से का इजहार कर रहे थे। तो हमारे लोग खुद भी तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाड़ में जाएं, जहां मर्जी जाएं, हमें फ़ायदा दें बस। आप नहीं तो आप श्रीलंका की अभी बात कर रहे थे, वो डूबा कैसे श्रीलंका? वो यही मुफ्त वाले कल्चर से तो डूबा। देखे ना, श्रीलंका में हुक्मरान जो थे वो लोगों को खुश करने के लिए और अपनी पॉपुलैरिटी मेंटेन रखने के लिए हर चीज़ मुफ्त में दिए चले जा रहे थे। बिजली मुफ्त है जी, वाह वाह वाह, लोग बड़े खुश हैं जी, मुफ्त में बिजली मिलनी शुरू हुई। हुकूमत आ कहाँ से रही है, दे कहाँ से रहे? सवाल तो ये है ना कि कैसे सस्टेन कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पिछली दौर में, जब ये इमरान खान से पहले इनकी हुकूमत थी, पंजाब में इन्होंने सस्ती रोटी स्कीम शुरू की। 38 अरब रुपए जब खर्च हो चुके तब इनको एहसास हुआ ये काम हम नहीं कर सकते। तो ये सिंध में भी इसी तरह आटा सस्ता दे रहे हैं, 650 का 10 किलो आटा जो दे रहे हैं। तो देखें, सब्सिडाइज रेट पर किसी एक क्राइसिस में देना एक अलग बात होती है जी। लेकिन आप रोटी खिलाएंगे लोगों को मुफ्त में, आप कहेंगे जी मैं रोटी खिलाऊंगा लोगों को मुफ्त में, सारी जिंदगी खिलाऊंगा, नहीं खिला सकते ना, नहीं खिला सकते ना, मुमकिन है ना। ये आपका हुकूमतों का ये काम ही नहीं है ना कि आप रोटी दे लोगों को। आपका तो काम है कि लोगों को रोजगार के यकसा मौके दें, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें और उनको सिक्योरिटी दें, जान माल आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करें, मसावात कायम करें, इंसाफ दें। बिल्कुल सही है, आपका ये काम है ना, बुनियादी काम जो है। आप लोगों के मुंह में निवाला थोड़ी हुकूमतें डालती हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो ना, हम घोड़े को जो है वो पीछे लगाते हैं, गाड़ी को आगे लगाते हैं, तो ये मामला सीधा हो नहीं पाता। ठीक, अब 4000 अरब से ऊपर पहुंच चुका है जो पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है ना, सर्कुलर डेट है, वो 4000 अरब से ऊपर पहुंच चुका है। इसको कौन चुकाएगा, कैसे चुकेगा? अब ये जो वजीर दिफा है हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, इन्होंने बिजली का प्लान एक अनाउंस किया कि 8:30 बजे ये बंद की जाए, बाजार ये किया जाए, वो किया जाए। तो उनसे सवाल पूछा एक टीवी चैनल ने कि जी आप ये नहीं होगा तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा जी ब्लैकआउट हो जाएगा, पूरा मुल्क बंद हो जाएगा, ख़त्म हो गई बात। पाकिस्तान को यानी एयरपोर्ट्स, ये हुकूमत एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज कर रही है कि भाई प्राइवेट सेक्टर चला ले, हमारे बस का नहीं है। और वजीर दिफा इस मुल्क का कह रहा है कि ये मुल्क ब्लैकआउट होने वाला है, पूरे मुल्क बिजली बंद होने वाली है, अंधेरे में टामक टूई। हमारे 4000 अरब से ऊपर तो कर्जा चला गया। और पिछले 3.5 सालों में इमरान खान साहब के दौर में उन्होंने इस कर्जे से जान छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया, जमा करते रहे, पाइलअप करते रहे। उनके एग्रीमेंट्स इस तरह के हुए हैं कि आप बिजली बनाएं ना बनाएं, हुकूमत खरीदे ना खरीदे, डॉलर में आप पेमेंट देंगे पावर प्लांट्स को। वो बढ़ता जा रहा है, पैसा पाइलअप होता चला जा रहा है। और नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में अंधेरे खत्म करने के ऐलान लगा के इतने महंगे पावर प्लांट्स लगाए थे कि जिनको हम सस्टेन भी नहीं कर सकते थे। बिजली तो आ गई लेकिन हम उसका पैसा नहीं भर सकते। और बाद में इमरान खान साहब का दौर आया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया पावर सेक्टर के लिए। आज 4000 अरब को हम क्रॉस कर चुके। तो देखिए, ये तो हम वही एक रवायती काम आगे भी चलता रहेगा। 2023 में भी जब इंशाल्लाह अगर इलेक्शन होंगे, उसके बाद नई हुकूमत जो भी आएगी वो भी यही कहेगी कि बीच में ये जो हुकूमत आई थी इन्होंने सत्यानाश कर दिया, ये कह रहे हैं उनसे पिछले वालों ने कर दिया, वो कह रहे हैं उससे पीछे वालों ने कर दिया। तो खुद मतलब जो मौजूदा हुकूमत वाले होते हैं वो सारे दूध के धुले हुए हैं, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। जो कुछ इस मुल्क में किया है वो पिछली हुकूमत वालों ने किया है, ऐसा ही है। मुझे ये बताइए उबैद भाई के क्या
ये मुल्क को इस हालत पे, इस नहज पे लाके जो खड़ा किया हुआ है, इसमें अवाम का कसूर है या हमारे सियासतदानों का कसूर है? और इस वक्त एक्चुअली हम किस जगह पे खड़े हैं? क्या वाकई हम नादहिंदा हो जाएंगे? हम वाकई क्या जितने कर्जे हैं उनकी एक साथ नहीं दे पाएंगे? और उसके बाद क्या क्या हो सकता है? थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। फ़हीम भाई देखें, ये जो डिफ़ॉल्ट की टर्म है ना, ये इस सेंस में है कि जब आप मतलूबा करेंसी में अदायगी नहीं कर पाते तो आप नादहिंदा करार पाते हैं। मसलन पाकिस्तान को अपना जो लोन पे करना है, अगर वो पाकिस्तानी रुपए में देना हो तो जितने दिल चाहे नोट छाप लें और पकड़ा दें। सही है, ठीक है ना। पाकिस्तान को वो रकम अदा करनी है डॉलर के सेंस में, ठीक है। डॉलर दुनिया भर से रेमिटेंसेस या एक्सपोर्ट्स के जो ऑर्डर्स होते हैं उनके अगेंस्ट पाकिस्तान के पास आता है। या तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेजते हैं या पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट्स होती हैं उनके बदले पेमेंट्स आती हैं, ठीक है ना। और यहाँ से जो पाकिस्तान में इंपोर्ट बाहर से की जा रही होती है उनकी पेमेंट पाकिस्तान को देनी होती है, ठीक है। ये देना और लेना जो डिफरेंस है, इसके बीच में पाकिस्तान के पास सरप्लस पैसा होता है, ठीक है ना। अगर आ जाता है 1 अरब डॉलर और देना है 50 करोड़ डॉलर, तो 50 करोड़ डॉलर पाकिस्तानी बैंकों के पास इन्वेंट्री में अवेलेबल होता है। ठीक है। तो दुनिया से हमने रिसीव किए हैं 1 अरब और हमने दे दिए हैं 50 करोड़, ठीक है। बाकी 50 करोड़ पड़ा हुआ है, वो हम अपनी पेमेंट्स में यूज कर सकते हैं। सही है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर का बड़ा संगीन क्राइसिस है। आप ये देखिए कि जो गैप आ गया है ना इंटर बैंक का और ओपन मार्केट का, वो आज की तारीख में कल शाम तक क्लोजिंग पे 24 रुपए का था। यानी आप बाहर से एक पाकिस्तानी अपने घर में भेज रहा है पैसे अगर 1000 डॉलर, तो वो यहाँ पर जितने बन रहे हैं ओपन मार्केट में उसमें 24 रुपए का फर्क आ रहा है। 24,000 रुपये ज़्यादा है। वो डॉलर आप लीजिए और ओपन मार्केट में जाके भेज दीजिए, 24,000 रुपये आप कमा लेंगे सुबह। मतलब डिफरेंस इतना, इसकी मिसमैनेजमेंट की इंतहा है कि ओपन मार्केट का रेट का और इंटर बैंक का रेट डिफरेंस 1.5 से 2 रुपए हुआ करता था। वो अब इस वक्त 24 रुपए का है। तो जो डॉलर से पैसा कमाएगा वो कोई और काम क्यों करेगा? सही है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में पिछले 8 महीने में 13 अरब डॉलर्स का सोना बिका है, 13 अरब डॉलर्स का, ठीक है ना। यानी कोई 8 टन जो है सोना बिका है। तो आप ये सोचिए कि लोग गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं, डॉलर की बाइंग कर रहे हैं, दुनिया का कोई काम नहीं कर रहे, बाजार खाली है, ग्राहक नहीं है। दुकानों में लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। टैक्स कलेक्शन कितनी मुतासिर होगी इससे अगले माली साल में, ठीक है ना। इन्फ्लेशन हाईएस्ट टॉप ऑफ द टाइम है, 23% पे इन्फ्लेशन है इस वक्त, ठीक है ना। कीमतें, आटा नहीं मिल रहा, लोग लाइन लगा के ले रहे, नहीं मिल रहा, गैस नहीं आ रही घरों में, टेक्सटाइल मिलें बंद होने जा रही है। तो मैं बहुत अगली पिक्चर पेश कर रहा हूँ, लेकिन माजरत के साथ ये रियलिटी है। तो जाहिर है मेरी इन बातों से भी मायूसी बढ़ती है अगर कोई सुनता है। तो सर इसी वजह से तो वो कह रहे हैं कि टेक्निकली मुल्क जो है वो डिफॉल्ट हो चुका हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ कि हमें आउट ऑफ बॉक्स, अल्लाह ना करे पाकिस्तान को कोई ऐसा कोई ख़तरा हो, लेकिन वज़ीर दिफा हमारे खुद कह गए परसों रात को कि पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। तो अब इससे ज़्यादा बात क्या और हो सकती है? मेरे मायूस कुन खबर फैलाने से क्या होगा? हुकूमती ज़िम्मेदारान खुद कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। इस वक्त कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकालने होंगे जिनसे हम इन बहरानों को वक्ती तौर पर कम से कम नबर्द आजमा होकर टाल सके और कुछ ब्रीथिंग टाइम हमें मिले। कौन सोचेगा? ये इन लोगों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी हाँ, ये जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है। जी हाँ, किन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पर भी रोशनी डालें। लोगों को मालूम होना चाहिए ना। उन लोगों से जो पैदाइशी वजीर हैं, वो जब पैदा हुए थे वो वजीर थे जी, और वजारतों पर उनका हक है। वो दुनिया में जब भी वजारत में नहीं होंगे बाहर चले जाएंगे, और जब भी बाहर से आएंगे वजारत चाहिए होगी। बीमार होंगे तो बाहर चले जाएंगे, और मतलब जैसे ही बच्चे जवान होंगे तो वो पार्टी के सरबराह हो जाएंगे और सारा कुछ यहाँ। और उनके घर जो है जो जब्त शुदा होंगे, जब भी वजीर बनेंगे वो आके अपने घर छुड़ाएंगे। जी, वो अपने बैंक अकाउंट्स खुलवाएंगे, वो अपनी होल्डिंग्स जो है वो रिलीज करवाएंगे। ठीक है, ये नेक लोग फैसला करेंगे पाकिस्तान का। ये नेक लोग फैसला करेंगे पाकिस्तान का, या फिर वो नेक लोग फैसला करेंगे जो मुल्क को आज़ादी दिलाने निकले हुए हैं, जिन्होंने आज़ादी 3.5 साल में कभी दिलाई नहीं, माशी आज़ादी नहीं दिलाई, ठीक है ना। जिन्होंने सिर्फ कर्ज लेकर तस्बीह घुमा के काम चलाया, जिन्होंने लोगों के मरने पे फातिहा ख्वानी करने के लिए उनको वजीर आजम हाउस तलब कर करके जान छुड़ाई, हेलीकॉप्टर में घर तक जा रहे थे, रिक्शा समझा हुआ था हेलीकॉप्टर को। किन लोगों से आप मतलब कहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे अच्छे फैसले इस मुल्क के लिए? और या पीछे अगर जमहूरियत की बात करें तो वो अवाम की हुकूमत होती है, अवाम के जरिए होती है, उस सारी ताकत जो होती है वो अवाम के पास होती है। हमारी अवाम
आपको लगता है कि ये इन सारे मामलात को अच्छी तरह समझते हैं क्या? आज बड़े अफसोस के साथ मैं माफ़ी भी चाहता हूँ अपने नाजरीन से भी, हम लोगों का बदकिस्मती से शुमार उन लोगों में होता है कि हमारे सामने जो अच्छे तरीके से या ज़्यादा यकीन के साथ झूठ बोल दें हमारे साथ, हम उसकी हो जाते हैं, हम उसके बाकायदा उसके मतलब पाँव में बैठ जाते हैं कि यही है वो आदमी, यही वो सब सही है, यही करके दिखाएगा। लोगों ने हमारे सामने बैठ के, मतलब हमारे ही सियासतदानों ने, हमारे लीडरान ने कितने बड़े बड़े झूठ बोल के आवाम के साथ मजाक किए जी बिल्कुल। और आज मतलब हम फिर भी अपने वोट का हकदार उन्हीं को समझते हैं। देखें, अब ये इस बहस में जाएंगे तो हम शायद सलूशन की तरफ तो जा फिर भी नहीं पाएंगे, हमारा वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हो जाएगा। मैं दो बातें इसमें चाहूँगा कि डिस्कस करते चलें, ताकि कहीं तक बात एक तहरीक होती है और जहाँ तक पहुँचती है उसका शायद कभी कभी कोई नतीजा भी निकलता है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है ना, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में एक बार कह चुका हूँ और इस पर फ़ौरन डिसीजन आया था एक, लेकिन अमल नहीं हुआ। वो ये है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं या फूड स्टफ है, यानी आप अपने बाज़ारों में चले जाएं, दुकानों पे चले जाएं तो शेल्फ में आपको तुख्म बालंगा जो है वो भी बाहर से आया हुआ बिक रहा है, मटर के दाने भी बाहर से आए हुए बिक रहे हैं, ठीक है ना, जो सीरियल्स हैं नाश्ते में खाने के वो भी बाहर के आए हुए बिक रहे हैं, ठीक है ना। इसाक डार साहब एक दफ़ा बड़े रोए जब पहले वजीर खजाना थे कि कुत्ते के बिस्किट जो है वो बाहर से मंगा के लोग, सर कुत्ते के पॉटी करने की जो मट्टी है ना सर, कुत्ते और बिल्लियों की, वो भी बाहर से आती है। तो पहली बात तो ये कि अगर हुकूमत ये हुकूमत संजीदा है और मसाइल को हल करना चाहती है तो खाने पीने की तमाम अशिया, हर किस्म की अशिया, खाने की पीने की, वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाए कि वो इंपोर्ट नहीं होगी। सर ठीक है, हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो इस हल की तरफ बढ़ेंगे कि हम सबको मिलके और ख़ास तौर पे हमारे जो सियासतदान हैं इनको क्या फ़ैसले लेने की ज़रूरत है अगर हम अपने मुल्क से वाकई मुखलिस हैं। और इसी बारे में बात करने के लिए हमें अभी ज्वाइन किया है हमारी एक और मेहमान जो अक्सर व बेशतर हमारे साथ प्रोग्राम में भी मौजूद होती हैं, फ़हमीदा यूसफ़ी साहिबा। आप एक सहाफ़ी हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फ़हमीदा जी? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में, क्या वाकई मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है या उन लोगों की बातों से आप इत्तफाक करती हैं जो कहते हैं कि टेक्निकली क्योंकि महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, मुल्क तकरीबन डिफ़ॉल्ट हो ही चुका है। आपके क्या विचार हैं वो हमारे साथ बांटिए। 227 रुपए पर डॉलर हो और आपके जो अदायगियों का तवाज़ुन का दबाव आप पर हो, आपके ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो रोज़ बरोज़ कम से कम सतह पर आते चले जा रहे हों और आपके दरामदी बिल में इजाफा हो रहा हो और आपका जो तिजारती माली खसारा है वो भी बढ़ता चला जा रहा हो और आपको 30 अरब जो डॉलर की अदायगी है वो करना हो और आपके पास 6-7 अरब डॉलर मौजूद हो, तो इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? लेकिन जो सिचुएशन है पाकिस्तान के डिफॉल्ट में और पाकिस्तान की जो रोल ओवर जो सिचुएशन है इकोनॉमी की, उसके दरमियान अगर कोई बात है या कोई मुआहिदा हो सकता है तो वो IMF का है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से सिर्फ और सिर्फ IMF प्रोग्राम जो है वो रोक सकता है। तो इस वक्त मुल्क की जो इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा ये जो है वो ज्यादती है। हाँ बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मालियाती क्राइसिस से गुजर रहा है, महंगाई एक बहुत सतह पर है जिसका सोचना भी बहुत तसव्वुर करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसके अंदर ये भी देखना है कि इसमें हमारी अपनी गलतियां कितनी ज़्यादा हैं। जो मुआहदे हुए हैं पीछे और जिस तरह से वो मुआहदे पूरे नहीं किए गए, एग्रीमेंट जो करने चाहिए थे वो नहीं किए गए, जो एग्रीमेंट करके उनमें से बाहर आया गया और जो IMF का जो प्लान था जो पिछली हुकूमत उसके साथ जो है
वो नहीं गई और छोड़ के चली गई, तो ये भी सारे मसाइल हैं और आपको IMF प्रोग्राम में तो जाना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि ये मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, क्योंकि आपका जो ये अगर IMF प्रोग्राम पाकिस्तान, जैसा कि पाकिस्तान जाएगा IMF प्रोग्राम में, तो उसके बाद पाकिस्तान को ये 3-4-5 महीने में एक रिलीफ मिलेगा और जो ये आपके 30 अरब डॉलर के जो आपके कर्जे हैं उनके लिए आपको रोल ओवर मिल जाएगा। फिर आपको सऊदी अरब से, चाइना से भी और ममालिक से भी आपको फंड मिलने की उम्मीद है। आपको पता ही है कि आर्मी चीफ जो हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, वो इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं, तो वहाँ से भी ऑब्वियसली जो है वो कुछ अच्छी खबरें आएंगी। तो ये बहरहाल है, लेकिन ये है कि महंगाई और जो टैक्सेस हैं और जो सिचुएशन है वो तो ये साबित करती है कि हम इस वक्त एक इमरजेंसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि IMF के पास पाकिस्तान जाएगा, मामला जो है वो जाना पड़ेगा, तो वो मामला बेहतर हो जाएंगे, मगर अवाम के कंधों पे तो और ज्यादा बोझ आ जाएगा ना, महंगाई और बढ़ जाएगी, टैक्स बढ़ जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा, तो अवाम आएगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आएगा। वो इसलिए क्योंकि देखें आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट और पाकिस्तान और डिफॉल्ट के दरमियान अगर कोई कुछ है तो वो IMF प्रोग्राम है, जो पाकिस्तान को करना ही होगा और इस पर एक वाज़ेह लाइन अब फाइनली जो है वो ले ली है और लेनी पड़ेगी, लेनी चाहिए भी। और आपको देखें उनकी शराइत भी मानना पड़ेंगी, वो क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई चांस है नहीं, ऑप्शन है नहीं आपके पास, ये है मसला। और लेकिन अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान को इस हालात तक पहुंचाया किसने? अपने सबने मिलकर पहुंचाया है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारी जो गलत पॉलिसीज हैं, गलत एग्रीमेंट्स हैं और कुछ एग्रीमेंट्स जो हमने नहीं किए, वो है प्रोग्राम में जाकर प्रोग्राम से बैकआउट करना जो है वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। कर्जों पे कर्जे लिए गए हैं, डेली बेसिस के हिसाब से कर्जे लिए गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी मामलात हैं जहाँ पर ये जो पिछले हुकूमत में हम देखते रहे वो इस हुकूमत में भी देखते रहे। यहाँ जो है वो वजीर मुशीरों की लाइन लगी हुई है और वही सब कुछ हो रहा है। जब अपोजिशन में होते हैं तो हुकूमत बुरी लगती है, लेकिन जब हुकूमत में होते हैं तो जो वो पिछली हुकूमत कर रही होती है वही सब कुछ अच्छा लग रहा होता है और वही सब कुछ हम कर रहे होते हैं और जो बता रहे होते हैं वो बुरे लग रहे होते हैं। तो यही है, बयानबाजियां सुबह शाम दिन रात हो रही हैं, हर तरफ से हो रही हैं, उस तरफ से भी इस तरफ से भी। सैलाब से मुतासर लोग सिंध बलूचिस्तान में इस वक्त इतनी शदीद सर्दी में सड़कों पे बैठे हुए हैं। हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो ये कहता है कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो कम रहेगा और पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है तो पाकिस्तान के लिए जो है वो सिचुएशन और मुश्किल होती जाएगी। पाकिस्तान में डॉलर रेट और बढ़ेगा, पाकिस्तान में गुर्बत और बढ़ेगी, पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर तो फिक्र किसको है? यहाँ तो अपने अपने मफादात की जंग चल रही है, पावर पॉलिटिक्स चल रही है कि जो है वो फेडरल में कौन होना चाहिए, पंजाब में कौन होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों, इन तमाम बातों से निकलें तो हम ये सोचें कि एक आम आदमी किस तरह से 25 रुपए की या 30 रुपए की रोटी खरीदेगा। क्या उसको आटा नहीं मिल रहा है, उसको तेल नहीं मिल रहा है, उसके पास जाने के लिए किराया नहीं है, उसके बच्चों के पास दूध नहीं है, उसकी जॉब नहीं है। तो ये सारी बातें तो हम तब सोचेंगे। पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की नई लहर से गुजर रहा है, क्राइम रेट आपका बढ़ता चला जा रहा है, तो ये बातें तो तब सोचेंगी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जिस वक्त जो है वो कोई कंसेंसस होगा। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच फहमीदा जी, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। वो लोग जिन्होंने गलत फैसले लिए इस मुल्क के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी जो नेशन है वो सफ़र कर रही है, ठीक है, वो आज भी खुशहाल हैं। वो लोग, उनकी मतलब तरक्की जो है वो बिल्कुल नहीं रुकी, उनकी शरह तरक्की उनकी ज़ाती तौर पे वो बढ़ती रही है, उनके असासे बढ़ गए, उनके मतलब वो खुश हैं। वो आज भी अपनी वो जो काम कर रहे थे उसमें बेहतर पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं आज, और मतलब उनका बिजनेस तो चमक रहा है। असल में तो नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, अवाम को हुआ है। और अवाम की भी अगर बात करें तो अवाम में भी ये जो डॉलर खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, मिलावटें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये जो अवाम का भी जो एक हमें मेयार नज़र आता है इस वक्त बिगड़ा हुआ, तो इसके
पीछे भी कोई इनको पूछेगा सही, कोई गिरबान से पकड़ेगा कि भाई तुमने ये गलत किया है। फहीम भाई देखें, पहले आपने पता नहीं किस तरह इशारा किया है कि जो गलत फैसले लेते हैं वो किस हाल में है। गलत फैसले लेने वाले तो वाकई खुशहाल हैं, वो ओहदों पे नहीं है, अभी रिटायर हो गए। मगर बहरहाल मैं किसी को निशाना नहीं बनाता। नहीं, कुछ लोगों ने आके वापस ओहदे संभाले भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जो मैं आगे बढ़ता हूँ इससे एक कदम। मेरी बहन ने कुछ देर पहले प्रोग्राम में कहा कि एक IMF की तरफ हमें जाना पड़ेगा और उसके बाद कुछ मामला बेहतर हो जाएगा। तो ये यहाँ से हम बात आगे लेके चलते हैं, क्योंकि इससे मेरा बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है इस बात से। IMF की जो अगली किस्त है IMF के प्रोग्राम की 7th और 9th रिव्यू अप्रूव्ड होने के बाद वो $1 अरब की है। और $1 अरब तो हमसे आधे से आधे ममालिक जो है ना वो नाक से पोंछ के फेंक देते, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है रकम की। यानी हमसे आधे से आधे ममालिक जो है ना उनके लिए भी ये पीनट है $1 अरब। हम $1 अरब के लिए ऐसे भीख मांग रहे जो इतने मजबूर हैं। और वैसे $1 अरब या IMF के प्रोग्राम से हमें मिल भी जाए तो भी हमारी रेस्क्यू हम नहीं होते हैं। तकरीबन जो डेट सर्विसिंग है इस वक्त सिर्फ IMF का कर्जा नहीं है, कर्जा तो वर्ल्ड बैंक का भी होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी। अच्छा, प्रोग्राम का मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त बहुत कम रह गया। ये आवाज़ जो होती है ना इस टाइम आने वाली है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। प्रोड्यूसर साहब आप भी सुन लें एक बार। अच्छा जी सर, ये बताएं कि अब ज़राअत के हवाले से बता रहे थे, हमारा जो कंप्लीट सोर्स ऑफ इनकम है वो है एग्रीकल्चर, तो ज़राअत के हवाले से क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं यही बात कह रहा था कि $1 अरब IMF से मिल जाने से मसला हल नहीं होगा। $8 अरब की हमारी डेट सर्विसिंग है अभी जो हमें करनी है। यकीनन दोस्त ममालिक मदद करेंगे, सऊदीया, चाइना, कुछ हो जाएगा हेल्प आउट। पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर के मामले में हमें कुछ संजीदा इक़दाम करने की ज़रूरत है बहुत। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच उबैद भाई। और ये बात हकीकत है कि जो भी हुकूमत नहीं आएगी उसको वाकई ज़राअत के शोबे पे संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है, अगर हम वाकई पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं और पाकिस्तान को बेहतरी की रास्ते पे देखना चाहते हैं। फहीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।